तो इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया है। चौथा बजट निर्मला सीतारमन का, मोदी 2.0 का चौथा बजट। और यहां पर जो मैंने आपको 10 बजे भी बोला था कि माहौल बहुत बनता है कि आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी क्या, जेब में कुछ पैसे बचेंगे क्या। लेकिन जो आशंका मैंने 10 बजे जाहिर की थी वो सही साबित होती दिख रही है। आम आदमी को, करदाता को कोई छूट नहीं मिलती दिखी है। डायरेक्ट टैक्सेस में, यानी कि इनकम टैक्स में मैं खास बात करूं तो कोई बदलाव या कोई राहत या कोई आपके पास और पैसे बचे, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि किसान सम्मान निधि में इजाफा हो सकता है, 6,000 से यह स्लैब बढ़ाकर 8,000 या 9,000 किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुड इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर रहा, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, गुड पॉलिटिक्स पर नहीं। जो राजनीतिक पुट है इस बजट में बहुत कम दिखाई दिया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले 25 साल का एक खाका खींचा है। 25 साल के एक ब्लूप्रिंट की छाप दिखाई दे रही है सरकार के इस बजट में। रोजगार पर जोर है, 60 लाख रोजगार सृजित करने की बात की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में भी जो सरकार की तवज्जो होगी उसके चलते 16 लाख नौकरियां और सृजित करने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जो बड़ी बात है इस बजट की, इस बजट का जो टोटल आउटले है वो 39,54,000 करोड़ का है। यह 37,70,000 करोड़ था पिछले साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, इसे बढ़ाकर 39,54,000 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन एक संकट भी है। जिस संकट काल, संक्रमण काल, आपातकाल में हम जी रहे थे, इस कोरोना काल में उसकी एक झलक भी दिखी है। जो वित्तीय घाटा है पिछले साल का वो 6.9% और आने वाले साल के लिए जो अनुमानित घाटा है उसे 6.4% रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ भी बंधे हुए थे, लेकिन बंधे हाथों के साथ भी सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि आधारभूत ढांचे में पैसा लगाने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 35.4% बढ़ोतरी की है कैपेक्स में। और ये सकल घरेलू उत्पाद का अब 2.9% हो जाएगा। 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है सरकार। इसके अलावा कुछ जो मोटी मोटी बातें उभर कर सामने आई है वो ये कि डिजिटल इंडिया पर अब सरकार का जोर होने वाला है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली जाएंगी। शहरों के विकास पर जोर आने वाला है। अब शहरी विकास पर सरकार जोर देने वाली है। डिजिटल करेंसी आरबीआई अब एक जारी करेगी। और इसके अलावा राज्यों को 1 लाख करोड़ उनके साथ साझा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहां पर दुहाई दी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर आम आदमी के लिए जो खबर है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप जो इंतजार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, या तो स्लैब्स की जो सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी, या जो टैक्स आपको देना पड़ता है वो घटा दिया जाएगा, या एटीसी एटीडी में जो आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं वो एग्जेम्पशंस भी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो राजेश, बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा मेरे साथ हैं। बजट को कैसे आंकेंगे? गुड पॉलिटिक्स हावी रही, गुड इकोनॉमिक्स हावी रही, गुड पॉलिटिक्स नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पर निगाहें जी, पंजाब पर, गोवा पर, मणिपुर पर, उत्तराखंड, कुछ ना कुछ मिलेगा, वैसा नहीं होता दिखा है ना, वैसा नहीं होता दिखा है। पर यह लॉन्ग टर्म सोच करके करा गया है कि आज अगर इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, रोड नहीं बढ़ेगा, रोड, रेल, ये सारी चीजें अगर नहीं बढ़ेगी, जिस तरीके से एक सोच थी कि
5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ तक अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे तो इससे रोजगार बढ़ेगा, ये देश लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा। और इसमें छोटी मोटी पॉलिटिकल चीजों को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने उनमें से एक छोटी मोटी चीज इनकम टैक्स स्लैब में राहत, सर, कोई देखिए, बदलाव नहीं है, उसमें राहत नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने कोई ये भी चीज देखिए में, बजट कोई पेश चीज में होने से कमी पहले नहीं। राजेश, आपने बोला बजट था, बजट आपने बोला पेश था। होने से पहले मैंने बोला, आप मुस्कुराए थे इस बात को लेकर, और मैंने एक सवाल ये भी उठाया था कि पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स की जो दरें हैं वो 30% से घटाकर 22% कर दी गई। भाई आम आदमी को भी तो राहत मिलनी चाहिए, हमारी जेब पर भी तो मार पड़ रही है ना। 97% लोग CMI 25 है, 22 के करीब आ गया है भाई, 30 से 22 हो गया। गलत कह रहा हूं पंकज मिश्रा? मतलब 25 है, बस कुछ सर्कमस्टांसेस पे 22 है 22 और कुछ पद पे 15 पे भी है, 15 भी है। तो मैं 22 क्यों? वो एंजल टैक्स बेनिफिट 22 तो बड़े अलग से कारण पे है, वो तो जैसे किसी को स्टार्टअप करना और बाकी तो 25% आम आदमी को लेकिन पंकज, आम आदमी कुछ राहत की दरकार मांग रहा था कि नहीं मांग जरूर रहा? मांग रहा था, जरूर मांग रहा था। और उसमें ये चीज थी कि कम से कम जो कोरोना में मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो भार आया था, जो एडिशनल खर्चा उनका हुआ था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो था, उसका हर किसी ने उम्मीद किया था। ATCC में, ATP Yes, में कुछ एग्जेम्पशंस तो दी जा सकती दी जा थी कि नहीं सकती दी जा थी, सकती? कुछ स्लैब बढ़ाया जा सकता था, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन में बेनिफिट लाया जा सकता था, वो सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए तो अभी भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। बस एक छोटा सा आप कह सकते हो कि आप अपने रिटर्न को अगले 2 साल तक अगर कोई ओमिशन है, कोई मिस्टेक है, कोई गड़बड़ी है, या कुछ आप उसको करना चाहते हो चेंज, तो आप वो कर सकते हो। इसे भी सरकार का डंडा मानेंगे डंडा या समझिए। ये राहत मानेंगे? ये ये डंडा है कि बेटा कुछ छिपा रखा है तो हमारी नजरें हैं आप एक्चुअली पर। क्या था, आज से ये 2 साल पहले जो हमारा सेक्शन बिलेटेड रिटर्न वाला जो प्रोविजन था, 134, 3, 4, 5 में ये सारी चीजें लिखी हुई है, 139, 3, 4, 5 अगर याद हो तो, उसमें ये चीज क्लियरली लिखा हुआ था कि आप इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो उससे ये चीज निकलता था कि वो टोटल पीरियड जब वहां जोड़ते थे तो वो 2 साल का पीरियड काउंट हो जाता था वहां पे। तो अल्टीमेटली वो वाला प्रोविजन फिर यहां पे इन्होंने स्टैंड किया। सिमिलरली 2017-18 में जब सेक्शन 24B है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो इंटरेस्ट का प्रोविजन था वहां पे, तो वहां पे कोई स्लैब नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे स्लैब नहीं था, मतलब आप जो भी इंटरेस्ट पॉकेट से पे करोगे उसका पूरा बेनिफिट हम क्लेम कर लेते थे। नाउ वो अगर जैसे तो सरलीकरण की बात थी कि इनकम टैक्स आप अपना भरते हैं, वो हमने सरल फॉर्म की भी बात। अब ये दरअसल दोबारा से मुझे भी रिविजिट करना पड़ेगा क्या पंकज, कि मैंने जो रिटर्न भरे हैं कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई? नहीं, अगर आपको पता लगता है कि कुछ भूल चूक आपने कर दी है, कुछ आपको और फायदा लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया है, तो आप उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से एप्लीकेबल होगा। अब देखने पे पता लगेगा कि नहीं, अपडेटेड रिटर्न में तो ये कह रही है ना सरकार की कहीं बची खुची जो आपकी आय थी शायद अकाउंट फॉर नहीं की, उसका अल्टीमेटली यस बात ये तो होता है है ना। मान लो अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो अपनी इनकम को और आपको बाद में पता लगता है यार मेरी कोई इनकम छूट गई, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक लेकर के आए जिसमें ये दिखाते हैं कि जी आपका ये सारा इनकम है, अगर पिछले सालों में कुछ इनकम आपको लगता है कि जी AIS के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर लें। इसीलिए इन्होंने ये प्रावधान इन्होंने इंक्लूड किया, इस पे आप ये कर सकते हैं। सर ये करदाताओं के साथ नाइंसाफी का दौर जारी है, यह सब सरकारों ने किया है, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जो स्कोप होता है आदमी उसके अंदर ही करता है, क्योंकि जो पैसे आएंगे उसी से आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, उसी से आप बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, घर, रोड, स्कूल, कॉलेज। अरे उस नाम पर आप चीजें उसी से राजेश, उस नाम पर कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पर थोप देते हो। 120 रुपए का पेट्रोल दिया ना, आपने भी दिया, मैंने भी भरवाया, 110 रुपए का डीजल भी भरवाया। सर उसमें तो हमने टैक्स कम किया ना, अभी 10 रुपए, क्या बात कर रहे हैं? मतलब 1.5 साल तक मार दो आदमी को, 36 रुपए बढ़ा दो दाम, और उसमें फिर 5 रुपए की रियायत देके कहो कि देखिए कितनी बड़ी दरियादिली कर दी हमने।
सिमिलरली गैस में भी तो यही चीज हुआ ना, गैस कनेक्शन में भी प्राइसेस इंक्रीज, 500 रुपए जो सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी भी कहीं ना कहीं विड्रॉ हो गया। आपको एक चीज बताऊं कि इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप अमेरिका की एक बात सुनते हैं कि अमेरिका तब तरक्की किया क्योंकि उसमें अच्छे रोड्स थे, तो वही वाली बात है, अगर हम इस देश को अगर डेवलप कंट्री की तरफ लेके जाना पड़ेगा तो हमको बेटर इकोनॉमी रखनी पड़ेगी। बेटर इकोनॉमी तभी हो सकती है जब हम हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे और उसमें आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा, आम आदमी की जेब से पैसा लिया जाएगा। नहीं, लिया नहीं जाएगा, जो था वो सेम का सेम है, कोई कुछ बढ़ाया नहीं गया किसी भी तरीके से, और उसी के साथ में डेवलपमेंट में काफी पैसा खर्च करने की बात एक जो हम दिखा रहे हैं, फ्लैश भी कर रहे हैं, एक सेकंड पंकज, कि खेती का सामान अब सस्ता होगा। खेती किसानी एक बड़ा मुद्दा है और चुनावी मुद्दा भी है, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि किसान सम्मान निधि वो 500 रुपए एक महीने के बनते हैं ना, 6,000 रुपए साल के, और जितने डीजल के दाम बढ़ गए, आप तो खेती परिवेश से आते हैं, आप समझते हैं खेती किसानी को, या जो एमएसपी देने की बात है कि हम रिकॉर्ड एमएसपी की खरीदी करेंगे, डायरेक्टली लिंक कर देंगे, अब खातों को डिजिटल पेमेंट हो जाएगी, पर वो पेमेंट कितनी होती है? मक्का 1850 रुपए, अब अगला साल बाजरे का साल बनाने वाले हैं हम, बाजरा ही ले लो या मक्का ले लो, वो 1,000 रुपए कम में बिकेगी तो 6 क्विंटल में ही 6,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। मैं ये चीज मानता हूं, पर साथ में आपको बताऊं, आज के दिन आप किसान से पूछिए, किसान के घर वालों से पूछिए, बच्चों को पूछिए, उनको डिजिटल पढ़ाई चाहिए, उनको आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए, उनको अच्छा स्वच्छ पानी चाहिए, उनको हेल्थ अच्छा चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए। ये सारी चीजें इस गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म सोच करके रखी है, और वो वाकई में लॉन्ग टर्म की दृष्टि से बहुत ही कारगर रहेगा। और आज के दिन अगर उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे निकलेंगे, तो डेफिनेटली वो पूरे किसान के लिए भी फायदा है। उनके घर के अंदर भी यही डिस्कशन होता है कि आज काफी फैसिलिटीज हमें मिल रही है जो चाहिए थी हमारे को। आज अगर किसान अच्छे हॉस्पिटल में किसान का बच्चा जा सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं तो वो सब जरूरत थी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे संदीप जी, जैसे अभी राजेश जी ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम, ये दोनों चल रहा है। अब आप देखिए पेरेंट्स के ऊपर कॉस्ट का बर्डन कितना बढ़ गया है कि बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उनको लैपटॉप देना है, डिजिटल इंटरनेट प्रोवाइड करना है, और सारी कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। तो उस पे जो आउट ऑफ पॉकेट स्पेक्ट्रम के लिए पैसे देने, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं पेरेंट्स के, वो बढ़ गए। तो सर कहीं ना सबसे सस्ता सुनो तो सही, कहीं पैसे तो देने पड़ते हैं ना, और सबसे सस्ता हम लोगों ने, और उसके साथ ये भी था कि मान लो जो पेरेंट्स हैं, कोविड पैंडेमिक है, उसमें जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, उन सबके सैलरी में डिडक्शन भी हुआ काफी, और अकॉर्डिंगली जो हर साल जो पैसा उनका बढ़ता था, जो भी मार्जिन 10 से 15% के बीच में हम रखते थे, वो उनका इंक्रीमेंट इनहैंसमेंट उनकी सैलरी में नहीं हुआ। और फिर सिमिलरली उनके ऊपर कॉस्ट बर्डन भी आ गया कि भाई हम डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, घर से स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, उसको भी ध्यान में नहीं रखा। उसको भी इतना ध्यान तो रखना चाहिए था कि चलो एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ बेनिफिट पेरेंट्स के। मैं यहाँ पर एक सेकंड, आई अगेन प्ले द डेविल्स एडवोकेट पंकज, पर क्या आप ये मानेंगे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम पूरे देश का जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। चुनावी रेवड़ियां भी बांटी जा सकती थी इस आम बजट में, लेकिन क्या ये बजट सही मायने में जो अर्थव्यवस्था को पुश देने के लिए आपकी मजबूरियों के बीच उससे डिविएट नहीं हुई है निर्मला सीतारमण? सर अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हैं संदीप जी, तो ये देखने में तो हमें लगता ही है कि कहीं ना कहीं विजन जो रखा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये लॉन्ग टर्म विजन है। इस लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए इन्होंने आगे क्या, नहीं तो अगर मैं कहूं कि चुनावी माहौल में कुछ लॉलीपॉप्स इन्होंने नहीं दिए कहने के लिए, तो ये बात होती कि चलो इन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा दिए, कुछ लोगों को बेनिफिट दे दिए आम जनता को, तब वहां पे ये कहा जा सकता था कि चुनाव को लुभाने के लिए कुछ बजट इन्होंने पेश किया है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया मुझे। एमएन गुप्ता प्रेसिडेंट है ऐसा कुछ एमएसएमई संघ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? संदीप जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए इस बजट में जो हम उम्मीद कर रहे थे, अगर आप देखें निर्मला सीतारमण जी ने, मैं शायद गिन नहीं पाया कि एमएसएमई और स्टार्टअप कितनी बार यूज किया गया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा बजट जो है उसमें एमएसएमई सेक्टर को और स्टार्टअप सेक्टर को खास एक तवज्जो दी गई है। जो एक ईसीडीएल में जो एक सेक्टर है जिसकी हम बात करते थे कि भाई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ,
50,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं उस सेक्टर को। एक खास डिमांड थी एमएसएमई सेक्टर की कि भाई कोलेटरल फ्री लोन हमें नहीं मिलता, सीजीटीएमएससी स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, स्किलिंग पर काफी जोर दिया गया है, साथ में जो टैक्स इंसेंटिव है स्टार्टअप के लिए उसकी डेट बढ़ा दी गई है 1 साल के लिए, और जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन था जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शायद ये काफी बल देगा, उसके लिए भी कहा है कि कमेंसमेंट जो डेट है वो 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है। ये सोचकर शायद कि ये जो पेंडेमिक का समय था इस समय पर जो प्रोडक्शन था वो शायद नई यूनिट में स्टार्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी। तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर्स की काफी जो उम्मीदें थी वो शायद इस बजट से पूरी हुई हैं। फिर भी संदीप जी, दिल मांगे मोर, एमएसएमई सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा चाहता है कितना भी दे दिया जाए, पर हमारी शायद जो जरूरतें हैं वो इतनी नहीं, हैं जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 35.4% बढ़ा दिया है, 7.5 लाख करोड़ रुपए की मद जो क्रिएट की है सरकार ने, क्या आपको लगता है उससे वो पुश मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को? क्योंकि सबसे ज्यादा मार आप पर ही पड़ी है। हालांकि आजकल एमएसएमई की परिभाषा ऐसी बन गई है कि 99% अब उद्योग जगत एमएसएमई में आ गया। मैं ट्रेडिशनल एमएसएमई की बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बात कही है शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा जंप मिला है, 35.4% की हाइक है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मैं समझता हूं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इनको जो सप्लाई करने वाले हैं, यहां पर जो सर्विसेज देने वाले हैं, वो सभी अधिकतर एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 99% जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो, वो हैं तो एमएसएमई। जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 7.5 लाख करोड़ का, तो इसका जो फायदा है मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को होगा, क्योंकि वही लोग इसके जो सप्लायर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो जो भागीदार हैं इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मैं समझता हूं कि एमएसएमई सेक्टर शायद एक सबसे बड़ा सेक्टर होगा। पर इसमें गुप्ता साहब देखिए, आज की तारीख में दिक्कत क्या है, जब भी हम इकोनॉमी थोड़ी तंगी में आए, थोड़ी दिक्कत में आए, तो उसे डिमांड प्रॉब्लम मानते हैं हम। लेकिन यहां पर एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम भी हो रखी है। जो इनपुट कॉस्ट हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात कर लो, गाड़ियों के डिलीवरी 1.5 साल अभी पोस्टपोन हो रही है, नए नए जो मॉडल आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सप्लाई साइड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं सामान, सादी भाषा का इस्तेमाल करूं, कोई भी उत्पाद बनाने में उसके दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये बजट उसको एड्रेस करता दिखा है? देखिए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कुछ स्टील सेक्टर्स के लिए, कुछ और इंपोर्ट के लिए। जो पूरी डिटेल्स हैं एक बार वो अभी शायद हमें थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि अभी और 1-2 घंटे का समय शायद चाहिए इन सब चीजों को देखने के लिए। बट हाँ, इन सेक्टर्स के लिए, जैसे स्टील सेक्टर है, वो वहां पर जो दाम है वो काफी बढ़ गए हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि जरूर कुछ प्रोविजन शायद इस बजट में किया गया है। थोड़ा और फाइन प्रिंट हमें थोड़ा और देखने होंगे, तभी शायद इसके ऊपर मैं ज्यादा अच्छे से कमेंट और इसी में राजेश देखिए, एक और बात जो एमएसएमई से जुड़ जाती है वो रोजगार। सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है, 60 लाख रोजगार आ जाएंगे जी। मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, सिर्फ एमएसएमई की नहीं। लेकिन ये कागजी दावे ही हैं या दरअसल बेरोजगारी जो एक समस्या है उसको एड्रेस होता दिखा आपको इस बजट में? 100% एड्रेस होगा। आज के दिन देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप चेक करो तो हॉस्पिटल बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेंगे, कॉलेज बढ़ेंगे, स्टोरेज यूनिट बढ़ेगी, वाटर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, घर बढ़ेगा, सड़क बढ़ेगा। बढ़ेगा, गा बहुत है सर। गा इसलिए क्योंकि इन पे पैसे दिए गए हैं सर। कभी आज तक 35% इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप अगर चाइना को मार्क करें, चाइना ने 10 साल पहले, 12 साल पहले यही काम किया था। उन्होंने हर जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया था और उसका उनको बढ़ोतरी मिली। उन्होंने 3 साल के अंदर जो जंप दिखाया, क्योंकि उससे उनको रोजगार पैदा हुआ। चाइना के अंदर में पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, भारत में भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। नहीं, कैपेक्स एक्सपेंडिचर को, कैपेक्स एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि इनको सप्लाई देने वाले सब एमएसएमई वाले लोग रहेंगे, डिमांड भी क्रिएट होगी। आप ये कह रहे हैं डिमांड क्रिएट होगी एमएसएमई, तो डेफिनेटली ये एक चेन इफेक्ट आएगा। अगर आपको
कोई बिल्डिंग बनती है, कहीं सड़क बनती है तो गिट्टी, रोड़े, सीमेंट सब चीज चाहिए होती है, रॉड। तो ये नहीं, ऐसे एक मिनट पंकज, एक मिनट, अगर हमने इंफ्रा को एक बार अगर बुश दिया था 13-14-12 में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो वो 3-4 साल तक लगातार उसका एक फायदा मिला। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका फायदा मिलेगा। नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूं राजेश, कागज पर जब ये दावे किए जाते हैं जमीन पर भी उतारना होता है। अब इस बजट में फिर से अर्बन डेवलपमेंट पर, शहरों के विकास पर जोर दिया गया है। 7 साल पहले कहा गया था 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, अब वो स्मार्ट सिटी कहां चली गई? अब दोबारा से शहरी विकास पर जोर, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा ना सर, कैपेक्स उसमें भी लगेगा। ये कैपेक्स सिर्फ शहरों का नहीं है, ये शहरों को गांव से भी जोड़ेगा, शहरों को गांव को मिलाएगा और इसकी दूरियां खत्म करेगा। ये आपको बता दूं, रेल, रोड्स, घर, शौचालय, हॉस्पिटल, सब चीजों से ये डेवलप होगा और ये इसका बहुत शुक्रिया, और रोजगार बहुत बढ़ेंगे। जो डेफिशिएट तो आपका बढ़ेगा ही ना, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इंक्रीज करते जाओगे, डेफिशिएट आपका बढ़ता जाएगा, अल्टीमेट बर्डन तो एंड यूजर पे आएगा सर। आप बोल रहे हैं अल्टीमेट यूजर एंड यूजर पे आएगा। आप कुछ भी, आप चाहे कुछ भी कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करो, डेफिशिएट बढ़ा रहे हो, जीडीपी रेट अपने आप कम होता चला जाएगा, कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा। कंजम्पशन जैसे ही इंक्रीज होगा तभी, क्योंकि अल्टीमेटली संदीप जी जैसे ही आपका डेफिशिएट इंक्रीज होगा, डेफिशिएट बढ़ा होगा, डेफिशिएट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही उसका भार किसके ऊपर जाएगा? ठीक है पंकज, एक सेकंड, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।